अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी आते हैं और ये एज अ लॉन्ग भी आता है पेपर में। तो हम सीखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की जो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका हमें क्या फ़ायदा होता है डेली लाइफ में, उसे हम ऑटोमोबाइल में कैसे यूज़ करते हैं और उसी की मदद से हम अपना सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी चलाते हैं। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर पानी मौजूद है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पानी हो, आप और भी कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम अपनी इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर पानी को ही लेके चलेंगे ताकि समझना आसान हो। अच्छा, एक इंतहाई लॉजिकल बात है जो डेली लाइफ में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस पानी को जब मैं हीट प्रोवाइड करूँगा तो पानी गर्म होगा। तो जैसे जैसे मैं हीट इसको प्रोवाइड करता रहूँगा पानी का टेम्परेचर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि जो मैं हीट इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जितना इसका टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे जैसे मैं हीट इंक्रीज़ करूँगा वैसे वैसे इस पानी का टेम्परेचर भी क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात भी आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होगी कि देखिए अभी पानी इतना है ना, अगर मैं पानी की मिकदार को बढ़ा दूं, मैं यहाँ तक पानी को ले आता हूँ और पानी डाल देता हूँ, पानी का मैस मैं क्या कर देता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पानी का मैस इंक्रीज़ करूँगा तो अब पानी को गर्म करने के लिए मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। पहले पानी कम था तो थोड़ी सी हीट से गर्म हो जाएगा, अब पानी ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। ये भी एक सिंपल सी बात है जो हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी हीट है वो मैस के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए मैं मैस को भी साथ ही लिख देता हूँ। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम ख़त्म करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल आएगा। तो डायरेक्टली का साइन ख़त्म करते हैं जब हम इक्वल लगाते हैं, और इक्वल लगाने के बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट मैं यहाँ पे लगाऊंगा उसे मैं सी के साथ रिप्रेजेंट करूँगा। आगे वाली वैल्यू वैसे की वैसी, एम भी एज इट इज़ रहेगा हमारा, और चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये जो मैंने सी यूज़ किया है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट मैंने लगाया, बेसिकली इसी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इस सी का ही नाम है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसको अब आपने अच्छे से समझना है। देखें, मेरे पास वाटर मौजूद है, पानी है मेरे पास, फर्ज कर लेते हैं पानी हमारे पास कितना है, 1 kg, 1 किलोग्राम पानी है। और पानी का स्टार्टिंग में टेम्परेचर था मेरे पास 20 केल्विन। अब इसका टेम्परेचर कितना 20 केल्विन है। मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ तो कुछ देर बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होके हो जाता है 21 केल्विन। तो अब इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा हुआ, 1 केल्विन इंक्रीज़ हुआ ना, इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया, 1 केल्विन का फ़र्क पड़ गया। तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए पानी ने कोई ना कोई हीट एब्जॉर्ब तो की है, पानी ने हीट एब्जॉर्ब की है, उसी इसीलिए तो ये गर्म हुआ है, और गर्म होकर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। और कितना इंक्रीज़ हुआ, 1 केल्विन। यही चीज़ कि 1 किलोग्राम को अपना 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसी को ही हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, फिर से ये बात सुन लो कि 1 किलोग्राम बॉडी को अपना टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसी हीट को हम कहते हैं, ये उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि 1 किलोग्राम बॉडी को अपना 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उस हीट को ही हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उम्मीद है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की समझ आई होगी। और यही बात उसकी डेफिनेशन में लिखी है, उसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 kilogram mass of that substance through 1 Kelvin। कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, कि स्पेसिफिक हीट किसी भी बॉडी की वो अमाउंट ऑफ हीट है, वो हीट है
रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मैस थ्रू 1 केल्विन, कि ये हीट की वो अमाउंट है जो 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए होती है, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए होती है। ओके, फिर से देख लें कि 1 किलोग्राम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कितना इंक्रीज़ करने के लिए 1 केल्विन। तो 1 किलोग्राम बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 किलोग्राम बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसी हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ये थी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हम इसका यहीं से बना सकते हैं। ये थी ना हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो सी को यहीं पे रहने दो, बाकी सारी वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो सी मेरा यहीं रहेगा, बाकी सारी इधर आके क्या होगी, डिवाइड होगी। तो डेल क्यू के नीचे क्या आके डिवाइड हो गया, एम और डेल टी। लें जी, ये मेरा मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट भी आपको पता है कि हम फॉर्मूले से ही बना लेते हैं इसका यूनिट भी। तो फॉर्मूले से इसका यूनिट बनाते हैं। तो ज़रा गौर करें इसके फॉर्मूले की तरफ। ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेल क्यू। डेल क्यू का मतलब है कि ये हीट है, क्यू हीट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हीट का यूनिट हमारे पास होता है जूल डिवाइडेड बाय मैस का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, और जो टेम्परेचर है ये सारा टेम्परेचर था, टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास केल्विन। ओके, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगा, जूल वैसे रहेगा, किलोग्राम ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और केल्विन भी बटे के ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या बन के आ गया, जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन। ओके, तो इसका यूनिट मैं लिख देता हूँ, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, ये इसका हमारे पास यूनिट है। और यूनिट कैसे बना ये आपको मैंने दिखा दिया। तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि यूनिट इसका कैसे बना। यहाँ तक हमने बात कर ली कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, उसे मैथमेटिकल कैसे लिखा जाता है, और उसके यूनिट की भी हमने बात कर ली। तो हर एक मटेरियल की अलग से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। आपकी बुक में साइड में एक टेबल बना हुआ है इसी टॉपिक के, उसके अंदर उसने बहुत से मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। उनमें से अगर आप देखेंगे कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वही बात मैंने लिख दी यहाँ पे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, 4200 है। और ये सबसे ज़्यादा है, जो टेबल में साइड में दी हुई है ना, डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा पानी की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200। अब इसको थोड़ा समझो, 4200 का मतलब क्या है, इसको फिर से आप समझो कि मेरे पास एक बीकर मौजूद है, बीकर के अंदर पानी है 1 किलोग्राम का, 1 kg पानी मौजूद है। इस पानी का टेम्परेचर मुझे 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है। ठीक है, पहले फ़र्ज कर ले, अभी इसका टेम्परेचर मेरे पास 20 है, 20 केल्विन है। तो मैं इसका टेम्परेचर कितना करना चाहता हूँ, 21 केल्विन करता हूँ। तो मुझे इसको हीट तो देना पड़ेगी ना। तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए मुझे जो इसको हीट देना पड़ेगी वो कितनी हीट होगी हमारे पास, 4200 जूल हीट देना पड़ेगी मुझे इसे। ठीक है, ये इसका ये मतलब है कि 1 किलोग्राम बॉडी में 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितनी हीट देना पड़ती है उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो पानी की 4200 है, तो मतलब कि पानी के 1 किलोग्राम पानी के अंदर अगर हमने 1 केल्विन इंक्रीज़ करना है टेम्परेचर, तो हमें 4200 जूल उसको हीट देना पड़ेगी। ये इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। और पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा होने का हमें फ़ायदा भी है। क्या क्या फ़ायदा, उसी को अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, के पानी की जो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 4200 जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन। और जो मिट्टी है, जो आपके पास खुश्क मिट्टी है, जो सोइल है आपके पास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है 810 जूल पर किलोग्राम
और पर केल्विन। ओके, ये मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और जो मिट्टी है उसकी कम है, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ज़रा हम इस डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे पास ये पानी मौजूद है और एक मिट्टी मौजूद है। जितनी हीट मैं पानी को दे रहा हूँ उतनी हीट मैं किसको दे रहा हूँ? मिट्टी को दे रहा हूँ। तो पानी क्या करेगा? पानी अपनी हीट इंक्रीज़ करने के लिए, अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्व करेगा? 4200 जूल। इससे अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करेगा? 4200 जूल करेगा। जबकि जो मिट्टी है वो सिर्फ और सिर्फ 810 करेगी। 810 टेम्परेचर अपना, मतलब अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसे कितनी हीट चाहिए? 810 जूल इसको एनर्जी चाहिए। तो पानी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और मिट्टी जल्दी जल्दी से हो जाती है। कहाँ पे? 4200 जूल और कहाँ पे? 810 जूल। सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि पानी बहुत ज़्यादा पहले हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बाद में फिर गर्म होना स्टार्ट करता है, जबकि मिट्टी जो है वो थोड़े सा टेम्परेचर, सिर्फ 800 जूल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 मिनट तक पानी को गर्म करता हूँ और 5 मिनट तक मिट्टी को गर्म करता हूँ तो मिट्टी मेरी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। पानी का टेम्परेचर अगर T है तो मिट्टी का टेम्परेचर क्या होगा? पानी के टेम्परेचर से 5 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी ज़्यादा टेम्परेचर अपना इंक्रीज़ नहीं करता, जबकि मिट्टी ज़्यादा कर लेगी क्योंकि मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम है। और कितना फ़र्क आ जाता है इनके टेम्परेचर में वो मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट तक पानी को गर्म करता हूँ और 5 मिनट तक मिट्टी को गर्म करता हूँ तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो पानी की बनिस्बत 5 गुना ज़्यादा होगा। मिट्टी ज़्यादा गर्म हो जाएगी पानी की निस्बत, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती और पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो खुद ही एब्जॉर्ब करता रहेगा और अपना टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ नहीं करेगा। ये चीज़ है। यही बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। कि इसके नतीजे में, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी सॉइल है, एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर, कि आपकी जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर 5 गुना ज़्यादा हो जाता है, 5 टाइम्स मोर देन द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। पानी के जितनी आपने मिट्टी ली है उतनी ही अमाउंट में अगर आप पानी लेते हो तो मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो पानी से 5 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यही बात आपकी बुक में उसने लिख दी हुई है। अब इसका फ़ायदा भी होता ये है कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब गर्मी होती है, समुंदर के करीब जो इलाके होते हैं या जहाँ पे पानी या दरियाएँ या नहरें होती हैं, तो सुबह के टाइम जब हीट पड़ रही होती है तो जो मिट्टी होती है उनकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जबकि पानी इतना गर्म नहीं होता। वो हालांकि सूरज की रोशनी तो दोनों के ऊपर इक्वली पड़ रही है, लेकिन इसका ये होता इसलिए क्योंकि ये जो आपके पास मिट्टी है आपकी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से वो जल्दी गर्म हो जाती है और पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा और जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा। अब पानी का टेम्परेचर तो ज़्यादा हो नहीं रहा तो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म नहीं होगी, इसलिए जो एरिया पानी के करीब होते हैं उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा गर्म नहीं होता। वो जो जगह हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होती क्योंकि पानी के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो फिर आगे मूव करना स्टार्ट कर देती है और आगे वाले सारे एरिया को ठंडा ही रखती है। लेकिन ऐसे एरिया जो पानी से दूर होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो पंजाब है वो काफ़ी दूर है, समुंदर नहीं है उसके पास, तो क्या होता है मैदानी इलाकों में जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कराची। कराची समुंदर के पास है तो समुंदर में पानी ही पानी है। वो पानी क्या करता रहता है? सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और उस पानी के ऊपर जो एयर मौजूद होती है वो गर्म नहीं होती, क्योंकि पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए ऊपर वाली एयर भी इतनी गर्म नहीं होती। तो वो एयर ठंडी रहती है, वही ठंडी एयर आगे फिर शहरों में जाती है तो वो शहर भी उनके क्या रहते हैं? ठंडे ही रहते हैं। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए, जस्ट लाइक पंजाब, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कोई समुंदर तो है नहीं,
इसलिए ठंडी हवाएं भी नहीं चलेगी, वहाँ पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, तो मिट्टी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है तो होता यह है कि मिट्टी तो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो उनके गर्म होने की वजह से मिट्टी के ऊपर जो हवा होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर एक गर्म हवा चलना स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं लू। तो इसलिए जो इलाके समुंदर के पास होते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बदलता, लेकिन जो समुंदर से दूर है उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदलता है। ये बात उसने आपकी बुक में लिखी हुई है। दस द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रैपिडली दैन डैट ऑफ सी, कि जो मैदानी इलाके हैं उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ता भी है और कम भी होता है। ज़ाहिर है जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी है ना, मिट्टी अगर गर्म जल्दी हो रही है, वो गर्म इसलिए जल्दी हो रही है क्योंकि वो अपने अंदर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती नहीं है। तो जब ठंडा करने की भी बारी आएगी तो उसके अंदर से थोड़ी सी तो हीट उसने एब्जॉर्ब की हुई है सिर्फ 810, तो वो थोड़ी सी हीट निकल भी जल्दी जाएगी। तो इसलिए जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जल्दी से ज़्यादा भी हो जाता है और जल्दी से कम भी हो जाता है। हैज़ द टेम्परेचर वेरिएशंस फ्रॉम समर टू विंटर आर मच स्मॉलर एट प्लेसेस नियर द सी दैन लैंड फार अवे फ्रॉम द सी। इसलिए जो टेम्परेचर का फ़र्क है वो समर के वक्त, गर्मियों के मौसम में जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादा हमें फ़ील होता है, जबकि जो ऐसे इलाके जो समुंदर के पास होते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क फ़ील ही नहीं होता। पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं दो अलग अलग टाइप के। नंबर 1, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर ऑफ द लैंड राइजेस मोर रैपिडली दैन सी, वाई, कि क्यों ऐसे होता है। तो आपने उसका भी आंसर यही लिखना है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक उसका आंसर लिख लेना है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की इतनी है, मिट्टी की इतनी है, फिर यहाँ से लेकर एंड तक सारी स्टोरी आपने ऐसे कैसे लिख देनी है। और एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि टेम्परेचर, यहाँ से कि टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम समर टू विंटर आर मच स्मॉलर एट प्लेसेस नियर द सी दैन लैंड फार अवे फ्रॉम द सी। कैसे इलाके जो समुंदर के करीब होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इतना नहीं चेंज होता, जबकि जो समुंदर से दूर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी भी वजह यही है कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और मिट्टी की कम है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तब भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी ऐसे ही बातें लिख देनी है जैसे आपके सामने लिखी हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ज़्यादातर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर है लैंड का वो क्यों इतना जल्दी बढ़ता है और इतना जल्दी कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो समुंदर के इलाके हैं वहाँ का। तो आपने ये सारी बात लिख देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको गाड़ियों के अंदर भी यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं। अब कैसे ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं? ऑटोमोबाइल के अंदर एक रेडिएटर लगा होता है इंजन को ठंडा करने के लिए। अब वो ठंडा कैसे करता है कि हम इंजन के इर्द गिर्द पाइप्स के ज़रिए क्या पहुंचाते हैं? पानी पहुंचाते हैं। तो पानी जाता है इंजन के अंदर। इंजन के अंदर का मतलब है कि इंजन के बाहर ही वो सराउंड कर रहा होता है, तो पानी ऐसे घूम फिर रहा होता है। अब पानी जब इंजन के साथ टच करता है तो इंजन की जो हीट होती है वो सारी की सारी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको पता है पानी तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। और जब पानी दोबारा इंजन से घूमता हुआ दूसरे पाइप से दोबारा इन जालियों के अंदर आएगा तो क्या होता है, यहाँ से हमने पंखा भी लगाया होता है, तो वो पंखा क्या करता है? हवा को अपनी तरफ खींचता है। हवा अपनी तरफ खींचेगा, इन जालियों के अंदर जो पानी मौजूद है वो इंजन से होता हुआ आया तो पानी तो होगा गर्म। वो गर्म पानी जब इन जालियों के अंदर आता है तो उस गर्म पानी में से हीट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, हीट तो बाहर निकल जाती है। और ऊपर से हमने ये पंखा भी लगाया हुआ है, पंखे की वजह से हवा भी आती है। तो जब वो हवा भी इन जालियों के साथ टच करती है तो जो हीट बाहर निकल रही है वो ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो हीट जल्दी जल्दी से बाहर निकलती है जिसकी वजह से पानी दोबारा ठंडा हो जाता है और फिर वही पानी दोबारा इंजन के अंदर जाता है और फिर इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करके फिर दोबारा आता है यहाँ पर रेडिएटर में। और यहाँ से फिर वही प्रोसेस चलता रहता है, पानी इसके अंदर घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है और इसकी सारी हीट को इंजन की बाहर निकालता रहता है। इस तरीके से आपका जो इंजन है वो ठंडा रहता है और आपकी जो गाड़ी है वो बंद नहीं होती है, आपका इंजन सीज नहीं होता। ओके, ये इसका यूज़ है एक ऑटोमोबाइल में। इसके अलावा पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम घरों में भी यूज़ करते हैं एज अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ठीक है। अपने घरों को गर्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
अब वो कैसे करते हैं इस डायग्राम से समझिए ज़रा। ये बॉयलर है, बॉयलर का मतलब समझते हैं कि यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है और नीचे आग लगाई है, यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब यही गर्म पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ से मूव करेगा, ये मोटर इसे पंप करेगी, पंप करते हुआ पानी मेरा इस रेडिएटर के अंदर आ जाएगा। अब ये जो रेडिएटर होता है ये कमरों के अंदर लगे होते हैं, ठीक है, रेडिएटर कमरों के अंदर लगे होते हैं। तो जब ये गरम गरम पानी इस रेडिएटर की जालियों के अंदर ऐसे घूम रहा होगा तो क्या होगा, ये पानी गर्म है तो ज़ाहिर है गर्म पानी में से हीट निकलती है, तो ये जो हीट है इस कमरे के अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो आपका कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जब ये सारी हीट इस कमरे के अंदर निकल जाएगी तो पानी फिर दोबारा क्या करेगा, पानी फिर दोबारा इस पाइप के ज़रिए बॉयलर के अंदर वापस आ जाएगा। बॉयलर फिर उसे गर्म करेगा, पंप फिर उसको आगे भेजेगा रेडिएटर के पास, रेडिएटर में पानी जाएगा तो अपनी हीट दोबारा कमरे के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका कमरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल में भी यूज़ करते हैं। और हमने ये भी समझ लिया कि इस हीट कैपेसिटी की वजह से हमारे जो वेदर हैं उनमें क्यों इतनी तब्दीली क्यों आती है। तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।